जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। वीकली करंट अफेयर्स को लेकर हम हाजिर हैं 15 ऑफ सितंबर से लेकर 21 ऑफ सितंबर तक। इसमें हम नेशनल न्यूज, स्टेट, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी न्यूज और मिसलेनियस न्यूज को कवर करने वाले हैं। काफी डिटेल में जो भी इस हफ्ते की पूरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यहां पर कवर होगी। इसके अलावा सीडीएस, सीएपीएफ के जो बैचेस हैं वो आपके अवेलेबल हैं ऐप पर एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, और जिसमें हम बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस करने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद रिवीजन वीडियोस, विद डिटेल्ड लेक्चर्स। ये सारी चीजें वहां पर आपको मिलने वाली हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। यहां पर शुरुआत है आपका सबसे पहले नेशनल न्यूज में। नेशनल न्यूज में पहला न्यूज है आपका डीपीआईआईटी, नॉट दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज डीपीआईआईटी। अभी देखेंगे टू लॉन्च भास्कर, एक प्लेटफॉर्म है, अ रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है जी, तो अब भास्कर की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो भास्कर की फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है जी, तो बात क्लियर है, भारत मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस। ठीक है जी, जो भी स्टार्टअप को लेकर आपकी जो भी आपको नॉलेज चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, कहां से आप फंडिंग ले सकते हो, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसका एक कंपाइलेशन बनाया गया है। सो अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि इनिशिएट किया गया है डीपीआईआईटी के द्वारा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के तहत। अब इसका मकसद यह है कि सेंट्रलाइज एनहेंस कोलैबोरेशन अमंग की स्टेक होल्डर्स, जो कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें गवर्नमेंट आती है, स्टार्टअप्स आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, इन सबको एक जगह लेकर आना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मकसद यह है कि सीमलेस एक्सेस हो रिसोर्सेज का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, टूल्स का, नॉलेज का, टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी फ्रॉम द आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन। तो प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है, जो बड़ी कंपनीज है, जब हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी इंडियन कंपनीज कितना अच्छा कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। बट जो स्टार्टअप्स हैं, शुरू के फेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हर एक स्टेज पे प्रॉब्लम। ठीक है जी, चैलेंजेस है, चैलेंजेस कैपिटल को लेकर हो, आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, टेक्नोलॉजी कैसे लेकर आनी है, मैन पावर कैसे हायर करना है, बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस यहां पर रहते हैं। इट विल ऑफर पर्सनलाइज्ड भास्कर आईडीज फॉर स्टेक होल्डर्स। जैसे आपका आधार आईडीज बनी है, आभा आईडीज, डिजिटल हेल्थ आईडीज बनी है, वैसे ही आपकी यहां पर भास्कर आईडीज बनेंगी फॉर स्टेक होल्डर्स, इनेबलिंग इजियर इंटरेक्शन, एनहेंस्ड सर्चेबिलिटी। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको एक आईडी मिला, भास्कर आईडी, तो उसको सर्च किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप से वो व्यक्ति रिलेटेड है, या क्या स्टार्टअप है उसका, उसके बारे में सारी आपको नॉलेज यहां पर मिल जाएगी। मकसद अल्टीमेटली यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रजिस्ट्री होगा स्टेक होल्डर्स का विद स्टार्टअप इकोसिस्टम, और उनके बीच में नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन को बढ़ाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जो सरकार बात कर रही है, जब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने की बात करते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन, नवाचार। किसी भी देश की जर्नी एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में अगर आप देखेंगे, उसमें एक चीज जो कि कॉमन मिलेगी आपको, वो है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आइडिया थ्रू भास्कर प्लेटफॉर्म इज दिस ओनली। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आरओसी पेनलाइजेस ओवर 2 डजन निधि कंपनीज फॉर कंपनीज एक्ट वायलेशंस। आरओसी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत। अब जो है इन्होंने पेनलाइज किया है 2 डजन, मतलब 24 से ज्यादा निधि कंपनीज को फॉर वायलेटिंग द वायलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें जो है क्या वायलेशंस हुए हैं, जैसे कि डिलेड फाइनेंशियल फाइलिंग्स एंड शेयर अलॉटमेंट इश्यूज। अब देखो निधि कंपनीज क्या होता है, मोटा मोटा बहुत सिंपल, अगर हम इसको भाषा में समझें, सबसे पहले तो कंपनीज हैं। ठीक है जी, ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर है, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो भी लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी बनाते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं, और उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, या विद इन द जो कह लीजिए इन्वेस्टर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं,
उन्हीं में उसको पैसा दिया जाएगा। तो वो जो है इस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये निधि कंपनीज शुड नॉट एक्ट लाइक अ चिट फंड्स। ठीक है, चिट फंड्स। अब ये चिट फंड्स क्या होता है? कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा कि बहुत बड़ा चिट फंड स्कैम निकला। चिट फंड स्कैम, अगर आपने हेरा फेरी मूवी देखी है, हेरा फेरी पार्ट 2, ठीक है, जो जिसमें वो कहता है कि 21 दिन में पैसा डबल, फिर वो पूछता है कि 21 दिन में आप पैसा कैसे डबल करोगे? कह रहा हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो 15 दिन में हमें डबल करके देता है, ठीक है, इसलिए हम आपको 21 दिन में देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में अगर हम उसको समझें तो कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि बहुत छोटी छोटी सेविंग्स जो हैं लोगों की इकट्ठा की जाती हैं, उनको पैसा वापस किया जाता है। ठीक है, पहले इनिशियली क्या किया जाएगा, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, मान लो किसी व्यक्ति ने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया तो उसको जो भी कमिट किया गया होगा से 2000, उसको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो लोग बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, 1000 रुपए का 2000 जो है उन्होंने करके दे दिया से 1 साल में। तो उससे क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत लोगों में वो चीज फैलेगी। more people started coming into that particular scheme। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो भी कह लीजिए जो जिन्होंने ये स्कीम चिट फंड जो कह लीजिए स्कैम था वो शुरुआत की थी, तो वो जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, वो पैसा लेके भाग जाएंगे। सो इसको कहा जाता है चिट फंड स्कैम। तो हमेशा से निधि कंपनीज जो हैं वो आपका लीगल एंटिटीज हैं कंपनीज एक्ट के तहत, बट ये जो चिट फंड्स होते हैं ये अलाउड नहीं है। तो कई बार ये देखा गया है कि ये जो निधि कंपनीज हैं ये आपका चिट फंड्स की तरफ भी जो है जाती हुई नजर आती हैं। निधि कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 406 ऑपरेट इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, लेंडिंग बोरोइंग मनी अमंग द मेंबर्स टू एनकरेज सेविंग्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि जो मेंबर्स हैं वो आपस में सेविंग को बढ़ावा मिले, ठीक है, एक म्यूचुअल बेनिफिट हो, कहां पर इन्वेस्ट करना है। सो व्हाइल रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ आरबीआई लाइसेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आरबीआई की रेगुलेशन वहां पर नहीं है। ठीक है, तो बट यहां पर अगेन द आइडिया है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर यहां पर डीलिंग रहती है। सो मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग 3 डायरेक्टर्स जो है एक निधि कंपनी को बनाने के लिए जरूरत होती है। तो ये जो है इसमें मतलब कह लीजिए 24 से ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने निधि कंपनीज को क्या किया है, पिनलाइज किया है। नेक्स्ट आपका 127th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ सारागढ़ी सेलिब्रेटेड। ये मूवी डेफिनेटली आप लोगों ने देखी होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मूवी देखी होगी, जिसमें लाइक अक्षय कुमार ने ये रोल प्ले किया है। सो वो बैटल ऑफ सारागढ़ी ही वहां पर दिखाई गई है। ठीक है जी, सो सेलिब्रेटेड ऑन September 12 मार्क्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड इन द ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री। 12 सितंबर 1897 को ये लड़ाई लड़ी गई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ब्रिटिश इंडिया, जिसमें 21 सोल्जर्स, ठीक है, 21 सोल्जर्स थे फ्रॉम 36 सिख रेजिमेंट लेड बाय हवलदार ईशर सिंह। ये हवलदार ईशर सिंह का ही रोल जो है अक्षय कुमार ने उसमें प्ले किया है। नॉन कॉम्बेटेंट नेम्ड डार, और यहां पर 8000 से ज्यादा कह लीजिए ट्राइबल मिलिटेंट्स थे, 8000 अफरीदी एंड औरकजाई जो के लिए वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं, ठीक है, वहां के जो मिलिटेंट्स थे उनके द्वारा अटैक किया गया था, और 21 सिर्फ 21 कह लीजिए सोल्जर्स ने, सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने उसको डिफेंड किया था। एंड ऑब्वियसली दे गॉट मार्टियर्ड, बट ये बैटल जो है अपने आप में बहुत हिस्टोरिक बैटल मानी जाती है। इट रिमेन्स अ सिंबल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी इन द वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे ये रहा आपका पेशावर, सारागढ़ी, फोर्ट गुलिस्तान, फोर्ट लॉकहार्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट प्लान्स स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर अंडर द MIDH स्कीम। ठीक है जी, MIDH स्कीम क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, चलिए बागबानी बेसिकली। सो स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर किस चीज को यूज किया जाएगा, ये इंटरेस्टिंग है। देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझे, आज के समय पर हम क्या देखते हैं, बहुत जैसे आपने अगर अलेक्सा या सीरी, ठीक है, ये इंजन्स हैं, इसके बारे में सुना हो। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, ड्रोन्स, डाटा एनालिटिक्स टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। देखो एग्जैक्टली इससे होगा क्या, कैसे यूज होगा। ड्रोन्स है, डाटा एनालाइज किया,
कोई पेस्ट अटैक है वहां पे नहीं, सॉइल को स्टडी किया, कितना मॉइस्चर है वहां पर, किस तरीके की क्रॉप जो है वहां पर उगाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं कौन करेगा, एआई करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। सो कवरिंग 15,000 एकड़ फ्रॉम 2024 टू 2028-29 इट विल बेनिफिट 60,000 फार्मर्स। इसके लिए एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया है, सपोर्ट सच प्रोजेक्ट्स, एंड सेंटर इज एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप विद नीदरलैंड एंड इजराइल। देखो इजराइल इस मामले में बहुत, कह लीजिए एक ऐसा कंट्री माना जाता है जहां पर लगभग 40% डेजर्ट था और उन्होंने उस डेजर्ट को ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। मतलब दुनिया भर में वो एक, कह लीजिए शोध का विषय है, ठीक है, एक रिसर्च का पॉइंट है, टॉपिक है कि हाउ दे वर एबल टू हैव अ गुड एग्रीकल्चर ओवर इन द वेस्ट एशिया, इन द इजराइल। सो फॉर टेक ड्रिवन फार्मिंग सॉल्यूशंस थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो नीदरलैंड्स के साथ, इजराइल के साथ जो है टाई अप किया जाए। द आइडिया हियर इज कि ये एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है, जो टेक ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर फोकस किया जाए। दैट दिस इज द नीड ऑफ आर। देखो एग्रीकल्चर के केस में अगर हम देखें, वी आर अ सेल्फ, ब्रॉडली वी आर अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, बट हमारी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रोडक्शन पर यूनिट हेक्टेयर, पर यूनिट एकड़, पर यूनिट बीघा, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, वॉट एवर द यूनिट ऑफ लैंड इज बीइंग यूज्ड इन योर एरिया। सो प्रोडक्टिविटी इज प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, वो अभी भी हमारी वर्ल्ड एवरेज से कम है मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए। उसको बढ़ाने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। तो उससे होगा क्या, उससे अगेन कई सारे बेनिफिट होंगे, हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे बहुत सारी चीजों में, उन क्रॉप्स में जिनमें हम, या उन फसलों में जिनमें हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ऑयल सीड्स में, और डेफिनेटली उसमें हम, हमारा एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बनेगा, और इसी में वैल्यू एडिशन करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, व्हाट इज एनपीएस वात्सल्य पेंशन स्कीम फॉर चिल्ड्रन। ये एक स्कीम जो है सरकार लेकर आई है, एनपीएस वात्सल्य, ठीक है, मतलब बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए है 18 साल से नीचे, मतलब बच्चे के जन्म के बाद 0 to 18 ईयर्स तक जो है बच्चों का पेंशन अकाउंट पेरेंट्स खोल सकते हैं। ठीक है, पेंशन अकाउंट जो है बच्चों का खोल सकते हैं और वो पैसा बच्चों के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो साल में अगर वो अकाउंट खोला जाता है तो साल में मिनिमम 1,000 रुपया डालना जरूरी है, पूरे एक साल में 1,000 रुपया। ठीक है, अपर लिमिट कोई नहीं है, अपर लिमिट वो जितना भी डाल सकते हैं इसमें। और आइडिया क्या है इसमें, दो तीन चीजें हैं। अब आप कहेंगे अच्छा बच्चा 60 में जाकर रिटायर होगा, मतलब ठीक है, उसके लिए अभी से सेविंग, ठीक है। और द आइडिया हियर इज के एक अकाउंट, जिस यही अकाउंट बाद में चलकर एक प्रॉपर एनपीएस अकाउंट बन जाएगा, और बच्चे में शुरुआत से ही एक फाइनेंशियल प्लानिंग की जो हैबिट है। कई बार हम ये कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सॉरी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है बचपन से फाइनेंसिस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हाउ टू मैनेज फाइनेंसिस उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो वो चीज जो है बचपन से ही आप बच्चे के, कह लीजिए, शुरुआत कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो है उसको बचपन से ही दिया जा सकता है। ठीक है जी। सो कंसेप्ट ऑफ पेंशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, फॉस्टरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रॉम वेरी अर्ली एज, गिफ्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, और एक तरीके से पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट और फाइनेंशियल गिफ्ट है वो। ओके, सो ये जो है आपका 2024 और 25 के जो यूनियन बजट है उसमें अनाउंस किया गया था कि एक सेविंग कम पेंशन स्कीम लाई जाएगी जिसमें पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकेंगे, और जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा द अकाउंट कैन देन ट्रांजिशन टू अ रेगुलर एनपीएस और नॉन एनपीएस स्कीम। ठीक है जी, और इसमें फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दी गई हैं डिपेंडिंग अपॉन के पेरेंट्स किस तरीके से जो है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब उसमें 75-25 का रेशो रखा गया है, 50-50 का रेशो रखा गया है, 25-75। ये क्या है बेसिकली, इसमें बेसिकली है कि 75 इज इक्विटी ऑप्शन, 25 इज डेट ऑप्शन। मतलब इक्विटी होता है ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है, म्यूचुअल फंड या शेयर्स में कह लीजिए, जो थोड़ा रिस्की है। तो ये सबसे ज्यादा रिस्की होगा, ये थोड़ा बैलेंस्ड है, ये सबसे
जो है कम रिस्की होगा। डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द पेरेंट्स दे कैन इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आल्सो। नेक्स्ट आपका यूनियन कैबिनेट एक्सेप्ट्स रिकमेंडेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन। इसको लेकर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं और उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है मोटा मोटा कि इंडिया में जब आजादी के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, 67 तक लगभग जो है इलेक्शन साथ में होते थे, ठीक है। बाद में जो है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनने लगी स्टेट्स में, फिर कोई सरकारें जो है पहले बर्खास्त होने लगी, उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, फिर जो है ये प्रोसेस आपका चलने लगा कि बीच में जो है जैसे 5 साल पूरे होंगे, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि 5 साल पूरे होने के बाद जो है चुनाव कराए जाएंगे। अब ये जो चुनाव है 5 साल में होने लगे और अब इसकी वजह से स्टेगर्ड इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टेगर्ड इलेक्शंस मतलब जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के चुनाव है, ठीक है जी, फिर कहा जा रहा है नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव है, दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं। तो ये जो चुनाव का साइकिल है ये रेगुलरली चलता रहता है। उसके बाद हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिसमें हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा और वो भी जो है अपने तरीके से हो रहे हैं। तो पूरा साल जो है कहीं ना कहीं इलेक्शंस चल रहे हैं। एक छोटा सा आइडिया, 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस में एक ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ। 2024 के इलेक्शंस का भी डाटा नहीं आया है एज सच, कि कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, तो जब वो आएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट आप वो सोच के जाइए 60,000, तो मान के चलिए इस बार हो सकता है 70,000 हो, 80,000 हो, जस्ट टेकिंग अ गेस। बट द आइडिया हियर इज वो चुनाव हुए, फिर 3-4 महीने बाद फिर चुनाव है। यही चुनाव साथ में भी हो सकते थे, 4 महीना कोई बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तो नहीं है। जो व्यक्ति एक समय जब गया वोटिंग करने, तो वो स्टेट असेंबली के में भी चुनाव मतलब वोट कर सकता था। अच्छा, एक एसेंशियली यहां पर एक पॉइंट और है कि ये हो गए उसके पॉजिटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी, जो चुनाव कराने के लिए जो स्टाफ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सारे पूरा स्टाफ है, वो दोबारा से इंगेज नहीं होगा, वो अपना रेगुलर काम छोड़ के इलेक्शंस करवाने में नहीं इंगेज होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जिनको अपनी मेन ड्यूटी से निकालकर इलेक्शन ड्यूटी में डाला जाता है, वो नहीं बार बार होगा। तो आप सोच के चलिए कि कितना सारा खर्चा, कितना सारा जो काम है, जो मेन काम है, उसको छोड़कर जो चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो जो काम है, मेन काम, वो कहीं ना कहीं स्टेक पे आता है। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरा ये भी आता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस जो है स्टेट में इलेक्शंस हैं, ठीक है, उस स्टेट में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो इसकी वजह से हमेशा सरकार जो है कैंपेनिंग मोड में रहती है और बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, ठीक है। ऐसा चाहिए नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती, बट द थिंग इज कि कांस्टेंट इलेक्शन मोड में रहता है देश। अब ये इसके कुछ पोटेंशियल कह लीजिए बेनिफिट्स कहा जाता है कि ये सारी चीजें नहीं होंगी, एक बार में चुनाव हो जाएगा राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के, और उसके 100 दिन के अंदर अंदर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो जाएंगे। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर में और स्टेट में, स्टेट इलेक्शन कमीशन दो अलग अलग इलेक्टोरल रोल मेंटेन करते थे। वही काम, वही वोटर, उसके लिए दो इलेक्टोरल रोल्स क्यों हो रहे हैं जी? और इससे सीधा सीधा अगेन डुप्लीसिटी ऑफ वर्क है, इससे अगेन जो है आप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो ये भी एक इसका पॉइंट है। अब इसके काउंटर में पॉइंट क्या है? इसके काउंटर में ये पॉइंट कहे जा रहे हैं कि भाई इससे फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है, ठीक है। आप इतने बड़े देश में एक बार में चुनाव कराएंगे तो एक नेशनल पार्टीज ही नैरेटिव को कहीं ना कहीं गाइड करेंगी, उन्हीं की ज्यादा जो है कहीं ना कहीं ज्यादा बात सुनी जाएगी। मीडिया स्पेस है, मीडिया स्पेस में उनको ज्यादा स्पेस मिलेगी, और जो छोटी पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, उनको शायद उतनी स्पेस पूरे नैरेटिव में ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको लेकर जो है ये कहा गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि सीधा सीधा सरकार जो है सारी चीजों को सेंट्रलाइज करना चाहती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का रोल, इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी 2.5 महीनों में चुनाव कराए, जो कि आपका लोकसभा के चुनाव हुए,
और अगर स्टेट के चुनाव भी साथ में होंगे तो वो कितना लंबे समय तक चुनाव चलेंगे और कैसे मैनेज होगा वो सारे रिसोर्सेस, ये भी देखना रहेगा। मतलब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उतना एक बार में उतना लोड लेने के लिए रेडी है भी या नहीं। ठीक है, तो ये इसके कुछ पोटेंशियल कह लीजिए काउंटर पॉइंट दिए जा रहे हैं। इसको लेकर कमेटी बनाई गई थी 2023 में, श्री रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि हाँ जी चुनाव होने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। ये इस जो रूलिंग पार्टी है उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है और इस पे अब डिस्कशन होगा और उसके बाद इसको लागू किया जा सकता है नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, अब इसको कैसे एग्जीक्यूट, एक और इसमें पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट असेंबली अपना मेजॉरिटी नहीं ले पाती और बीच में बर्खास्त हो जाती है, 2 साल के टेन्योर के बाद जो है सरकार गिर जाती है और वहां पर दोबारा चुनाव कराने की स्थिति आती है, तो चुनाव जो है वो रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए ही होंगे। ठीक है, वो मतलब पूरा 5 साल के लिए टेन्योर नहीं होगा। ये भी एक काउंटर पॉइंट दिया जा रहा है कि मान लो 2 साल का टाइम पीरियड होगा, 3 साल का बचा है, तो 3 साल के लिए दोबारा जब चुनाव हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, खर्चा तो फिर भी होगा। ठीक है, तो ये भी एक भ्रम है कि खर्चा कम होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये इसके कुछ पॉइंट कहे जा रहे हैं, बट द आइडिया इज कि ये बहुत बहुत रेलेवेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इसमें आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, चलिए, तो मैंने आपको लगभग इसकी सारी रिपोर्ट मतलब कह लीजिए सारी बातें बता दी हैं। सॉरी, लॉ कमीशन 170th रिपोर्ट 1999, वन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द 5 years, और पार्लियामेंट्री कमेटी 79th रिपोर्ट 2015 ने सजेस्ट किया है मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले फेज में लोकसभा असेंबली के इलेक्शंस होंगे, सेकंड फेज में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका इंडिया फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव विजन नेक्स्ट, एनएक्सटी मतलब विजन नेक्स्ट या कह लीजिए विजन एक्सटी जो है लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव, चलो देख लेते हैं। सो फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव लेड बाय एनआईएफटी, बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है, इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक जो है जिसका नाम है परिधि 2024x25 इस साल के लिए, एम्स टू बूस्ट ग्लोबल कंपटीशन एंड शोकेस इंडियन कल्चर एंड डिजाइन इंटरनेशनली। देखो यहां ना रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव लिए गए। एक तो अगर आपको याद हो लास्ट वीक के सेशन में हमने डिस्कस किया था इंडिया साइज। हमने कहा था कि जब भी आप कोई कपड़े लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो यूके का साइज होता है, यूएस का साइज होता है, यूरोप का साइज होता है, इंडिया का साइज नहीं होता है। ठीक है, द रीजन इज कि हम अभी तक वही साइज फॉलो कर रहे थे, बट इंडिया की जो बॉडी टाइप है, ठीक है, वो अलग है देन द यूरोपियंस देन द अमेरिकन्स। तो यहां के अकॉर्डिंग जो है हम इंडिया साइज को लेकर आए। अब ये भी यहां पर ये है कि जो फैशन सेंस है, फैशन सेंस इंडिया के अकॉर्डिंग और इंडियन कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका फ्यूजन दो बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, बट द आइडिया इज कि वहां पर किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को, एआई को यूज कर सकते हैं। सो द इनिशिएटिव विल लीवरेज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ईआई, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, फॉर ट्रेंड इनसाइट्स, पोजिशनिंग इंडिया एज अ लीडर इन द ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडिया का ये पहला फर्स्ट एवर इनिशिएटिव है जिसमें एआई और ईआई को यूज किया जाएगा फैशन ट्रेंड इनसाइट्स को देखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के कल्चर और डिजाइन को शोकेस करेगा और इंडिया के नीड्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज होस्टिंग द वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। सो वर्ल्ड फूड इंडिया, सो देख सकते हैं 19 to 22 ऑफ सितंबर को दिल्ली में ये हुआ। इसका देखो अगेन सिंपल, पहले तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को समझ लो कि जो किसान की आय को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं या और जॉब क्रिएशन कैसे कर सकते हैं इंडिया में, जब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम फूड प्रोसेसिंग को भी लेकर आए, वैल्यू एडिशन को भी लेकर आए। जैसे टोमेटो है, टोमेटो सॉस है, वैल्यू एडिशन हो गया, लीची है, लीची जूस हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो इससे क्या है, वैल्यू एडिशन है, बहुत सारे लोगों को उस वैल्यू चेन में जॉब्स क्रिएट होंगे। So it will unite the industry leaders in food processing and allied sectors including machinery, packaging, technology, logistics। इन सारे चीजों में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। So launched in 2017 World Food India, इसका मकसद है to highlight India's
culinary heritage and attract investment in the food processing industry. भाई इंडिया के स्वाद के अकॉर्डिंग, इंडिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चीजों को यहां पर लेकर आना और यहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को लेकर आना भारत में। ठीक है जी, चलिए और एक चीज इसमें, और चीज क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज है, फूड वेस्टेज, वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, फूड वेस्टेज कम होता है। जैसे कहा जाता है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग काटने के बाद 30 to 35% ऑफ आर लाइक फूड ग्रेन्स क्रॉप्स वो है खराब हो जाते हैं। ठीक है, खासकर जो पेरिशेबल आइटम्स है, पेरिशेबल आइटम जो जल्दी खराब होने वाली है। फॉर बहुत बेसिक सा एग्जांपल, टमाटो। ठीक है, टमाटो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, अगर वो रेफ्रिजरेट नहीं करोगे बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड वेस्टेज भी हमारी कम होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट न्यूज, इनॉग्रेशन ऑफ क्रिएट 8 एट लद्दाख। सबसे पहले तो क्रिएट क्या है? ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ क्रिएट, किस चीज को क्रिएट, चलो देख लेते हैं। सो क्रिएट है आपका सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, रूरल एंटरप्राइज को बढ़ाना थ्रू टेक्नोलॉजी। So, Union Minister for MSME, Shri Jitan Ram Manjhi, so inaugurated this particular center in virtual mode in Leh. It will offer a Pashmina wool roving facility over there, training for essential oil extraction, bioprocessing of local fruits and raw materials. तो वहां के जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग हैं, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, सो पश्मीना वूल रोविंग मशीनरी इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यूज, ये आप यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो द सेंटर एम्स टू बूस्ट लोकल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इकोनॉमिक पोटेंशियल, इंप्रूविंग लाइवलीहुड्स। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाना और वहां पर स्किल्स को, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लेकर आना। ये कहां पर किया गया? लद्दाख में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका उड़ीसा अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ 95% ऑफ गोपालपुर पोर्ट शेयर्स टू अडानी पोर्ट्स। तो उड़ीसा की सरकार ने अप्रूव कर दिया है 95% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ गोपालपुर पोर्ट टू अडानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड। सो गोपालपुर जो है उड़ीसा का एक बहुत बड़ा पोर्ट है, डीप ड्राफ्ट मल्टी कार्गो पोर्ट, जिसमें 20 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, एनुअल कैपेसिटी, लोकेटेड बिटवीन पारादीप एंड विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है जी, और इसका हिंटरलैंड इंक्लूड करता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये बहुत सारे मिनरल, स्टील्स, एल्यूमिनियम, मतलब जो मिनरल्स हैं बेसिकली, जो खनिज पदार्थ हैं, उनका एक्सेस देता है। इसके अलावा जो इब वैली है, इब, इसका ट्रिक है, ये इब किसी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इब हसदेव ऑन द जोक ऑफ द मैन विद द टेल ऑन हिज हेड। ठीक है, सो दैट इज, ये बहुत लोगों को लग रहा होगा ये मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, इब हसदेव ऑन द जोक ऑफ द मैन विद द टेल ऑन हिज हेड। तो ये ट्रिक है महानदी की ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है, सो तालचेर कोलफील्ड 25% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व्स भी जो है इसका हिंटरलैंड का पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन द न्यूज इज सच जिसपे कि अगेन कंट्रोवर्सी या कह लीजिए थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिकल भी ये न्यूज कवर करती है, क्योंकि इस पे अगेन आरोप लगता है कि हाँ जी कुछ सर्टन ग्रुप्स को ज्यादा रिसोर्सेस मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका सेलुलाइटिस केसेस सर्ज इन तेलंगाना करीमनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सेलुलाइटिस है एक सीरियस बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो कि तेलंगाना में काफी वाइड स्प्रेड मतलब देखा जा रहा है। ये लोअर बॉडी को इंपैक्ट करता है, स्पेशली द लेग्स एंड फीट, बट कैन अपीयर एनीवेयर इंक्लूडिंग द फेस एंड आर्म्स। ठीक है जी, और ये इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया जनरली, ये जो आपका बारिश का सीजन है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाइफ्लोकोकस एंटर थ्रू स्किन ब्रेक कॉज्ड बाय इंजरी एंड सर्जरी। अगर कोई इंजरी या सर्जरी हुई उसके थ्रू ये बॉडी में एंटर करता है। वंस रेयर केसेस हैव सर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और द अफेक्टेड स्किन इज स्वोलन, इन्फ्लेम्ड और काफी पेनफुल है, वार्म और लाइक द आइडिया हियर इज द सम पीपल डेवलप ब्लिस्टर्स, स्किन डिपलिंग, स्पॉट्स, और पर्सन एक्सपीरियंस अदर सिम्टम्स जैसे कि आपको फटीग, चिल्स, कोल्ड स्वेट्स, ये बाकी चीजें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये सेलुलाइटिस तेलंगाना के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में काफी फैल रहा है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस ओडिशाज सुभद्रा स्कीम इन भुवनेश्वर। देखिए ये स्कीम लगभग सारे राज्य जो हैं इसको लेकर आ रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने नाम से। मध्य प्रदेश लेके आया लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र लेकर आया। ठीक है,
हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में दोनों पॉलिटिकल जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों ही ये वादा कर रही हैं कि हम जैसे सरकार में आएंगे तो महिलाओं के लिए मंथली एक अमाउंट देंगे। यहां पर ये कहा गया है कि साल का 10,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, 2 किश्तों में दिया जाएगा, 5-5 हजार की 2 किश्तें होंगी और अगले मतलब 5 साल में 50,000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है जी। सो नेम्ड आफ्टर गॉडेस सुभद्रा, स्कीम प्रोवाइड्स 50,000 ओवर 4 years to women aged 21 to 60. So payment of 10,000 per year will be made in 2 installments to Aadhaar linked DBT enabled bank accounts. ठीक है जी। और इसके अलावा क्या किया गया है कि लोगों को, स्थानीय लोगों को, महिलाओं को जो यूपीआई यूज करने के लिए मोटिवेट किया जाए, तो उसमें कहा गया कि 100 बेनिफिशियरीज विद मोस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ईच ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी, उसको एक्स्ट्रा 500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। पहली है टाइफून बेबिंका 8 डेड, मास इवैक्यूएशन ऑर्डर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म इन 75 years हिट शंघाई। तो ये आप देख सकते हैं, लिटरली गाड़ियां डूबी हुई हैं, सबसे खतरनाक वाला कह लीजिए वहां पर टाइफून। अब ये टाइफून बोलते हैं, इंडिया में हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोला जाता है, ये अटलांटिक ओशन में जो अमेरिका वाला रीजन है वहां पे हरिकेन बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है। ठीक है जी, विली विली। और टाइफू, ठीक है, टाइफू भी और या टाइफून बोला जाता है, ये अलग अलग नाम है। तो सो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट शंघाई इन ओवर 70 years मेड लैंडफॉल विद फ्लाइट्स कैंसल्ड, हाईवेज क्लोज्ड, टाइफून बेबिंका। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग विंड्स और early morning in coastal areas of Lingyang city in the city's east. It is the strongest storm to hit Shanghai since Typhoon Gloria in 1949. अब कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगला जो आज के सेशन का कह लीजिए एक क्वेश्चन है जो आपको ढूंढ के आंसर करना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, बाकी लोगों के लिए भी जो यहां तक वीडियो को देख रहा होगा, वो ये है कि ये टाइफून, ये जो नाम है बेबिंका, ये किस देश ने रखा है। ठीक है, ये नाम किस देश ने रखा है। ठीक है, ओके। टाइफून या कह लीजिए साइक्लोन कैसे बनता है, ओशियन में। ठीक है जी, वार्म ओशन में एक लो प्रेशर सेंटर है, वीक लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया, इट लो प्रेशर एरिया स्टार्टेड गेटिंग इंटेंसिफाइड। ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया हवा चलती है और ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एयर राइज करती है, एयर राइज करती है, क्लाउड्स बनने लगते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, एंड दिस इज हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बीइंग फॉर्म। और इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स, इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया, एंड व्हेन इट हिट्स द कोस्टल एरिया, व्हाटएवर द मॉइस्चर, ठीक है, जो क्लाउड में मॉइस्चर था, दैट स्टार्टेड शेडिंग, और उसकी वजह से भयंकर वहां पर बारिश देखने को मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन के कितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया था। ठीक है जी। ओके, इंडिया सेंड्स $1 million, लगभग कहें तो 8.3 करोड़ रुपीस, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू वियतनाम एज ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव के तहत जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता भेजी गई है आपका वियतनाम को। सो असिस्टेंस कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। ठीक है जी। और एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इंडिया एक्सटेंडेड एड टू नदर्न वियतनाम, सेंडिंग 35 tons ऑफ रिलीफ सप्लाईज, वाटर प्योरिफिकेशन आइटम्स, ब्लैंकेट, किचन यूटेंसिल्स, सोलर लालटेन्स, ये सारी वहां पर भेजी गई हैं। अगेन देखो, वियतनाम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वियतनाम जो है वो चाइना का नेबरिंग कंट्री है और साउथ चाइना सी में उसकी, मतलब साउथ चाइना सी में है वो, और वहां पर वो चाइना के साथ उसका एक काइंड ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है रिलेटेड टू द साउथ चाइना सी। ठीक है, जिसको कि चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, जिसको काउंटर करता है वियतनाम। और वहां पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की भी प्रेजेंस है, जो ओएनजीसी जो इंडिया की कंपनी है उसकी प्रेजेंस है, उसका जो कह लीजिए इंटरनेशनल विंग है, इंटरनेशनल आर्म है, वो वहां पर प्रेजेंट है। अब वियतनाम में एक और चीज है खास। ठीक है, वियतनाम अभी आजकल हम बहुत ज्यादा, अगर आप सुन रहे होंगे कि बहुत ज्यादा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और बांग्लादेश में, वियतनाम में, दो बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हमने रिसेंटली देखा, पर वियतनाम इज वेरी मच इमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब।
पर उसमें ना एक एक हिडन पॉइंट भी है कि बहुत सारे, देखो रिसेंटली यूरोप ने और अमेरिका ने क्या किया है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है, मैं इसमें आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वियतनाम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है कि डीकपलिंग फ्रॉम द चाइना, कि जो हम चाइना से सामान खरीद रहे थे, ठीक है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खरीद रहे थे, वो चाइना से थोड़ी कम की जाए और बाकी देशों से ली जाए। तो उसमें ऑल्टरनेटिव में कौन आता है, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम। तो वियतनाम से काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो हैं वो बनाए लेके जाई जा रही हैं दुनिया भर में। बट इसमें एक पॉइंट ये है कि बहुत सारी जो वियतनाम की कंपनीज हैं उनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज इन्वेस्टर्स ही, उनको पता लग गया कि भाई यूएस ये कह के कि ये मेड इन चाइना है, नहीं खरीद रहा हमसे, तो उन्होंने क्या किया, जो अपना पैसा था वो वियतनाम में इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे अपनी कंपनीज खोल ली। अब वो क्या लिखा रहा है, मेड इन वियतनाम, है वो पीछे से चाइना का माल एक तरीके से। तो अब इंडिया इसमें कहां आता है, इंडिया ये आता है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर रहा है वियतनाम को कि भाई आपकी इकोनॉमी को हम सपोर्ट करेंगे। अब चाइना ने वियतनाम को बहुत बड़े लेवल पर लोन दे रखा है और काइंड ऑफ वियतनाम इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना, वो डेट ट्रैप पॉलिसी। यहां पर इंडिया का रोल आता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट देंगे, टेक्नोलॉजी, पैसा, और कहीं ना कहीं इंडिया और वियतनाम मिलकर मैन्युफैक्चरिंग को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी है पूरी जियोपॉलिटिक्स में, ये सिनेरियो भी है। चलो, ये भी मैंने आपको वियतनाम वाला कंसेप्ट बता दिया। आगे चलते हैं। अंकोर वाट नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ठीक है, वो इंडिया में नहीं था, वो कहां पर था, कंबोडिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। दो अब रिसेंटली आप कह सकते हैं कि कुछ मंदिर बने हैं जो काफी बड़े हैं साइज में, बट इट इज द बिगेस्ट वन। ठीक है, कंबोडिया प्राइम मिनिस्टर हुन मैनेट अनाउंस्ड अंकोर वाट हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बाय टाइम्स ट्रेवल। सो featured in Times of India list, it was built in 12th century, is the world's largest religious monument. ठीक है, one of the largest religious monument and initially dedicated to Lord Vishnu and later a Buddhist site. ठीक है, तो ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1992 से। ठीक है, तो आप एक बार इस फोटोग्राफ को देख लें। ठीक है, इस फोटोग्राफ से आपको ये चीज समझ आएगी कि क्या है ये। ठीक है जी, ओके। सो टॉप 10 मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन एशिया, तो ये आप देख सकते हैं। ताजमहल, रिनोन फॉर इट्स स्टनिंग मार्बल आर्किटेक्चर, हम्पी, विजयनगर एम्पायर, द माइटी विजयनगर एम्पायर, हरिहर बुक्का। ठीक है, सो 1336 में स्टार्ट हुआ था। एंशिएंट सिटी विद टेंपल्स एंड हिस्टोरिक र्यून्स, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंशिएंट सिटी ऑफ बगान इन म्यांमार। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, बरोबुदुर, इंडोनेशिया, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड। देन ही लॉन्ग बे, फेमस फॉर इट्स लाइमस्टोन आइलैंड्स एंड एमरल्ड वाटर्स। अब ये भी देखो, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है, बट इंडोनेशिया राइट नाउ, मतलब अगर हम आज प्रेजेंट बात करें, दैट्स अ मुस्लिम कंट्री। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना कि जो है इंडोनेशिया, जो कि वंस अ वेरी लाइक बिग बुद्धिस्ट कंट्री, नाउ हैज लाइक द डेमोग्राफी हैज चेंज्ड। सो पेट्रा जॉर्डन, रॉक कार्व्ड सिटी नोन फॉर इट्स यूनिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आपको जो है कुछ वहां के कह लीजिए अंकोर वाट टेम्पल की आर्किटेक्चर है। इंडिया एंड यूएस एक्सप्लोर एनहांस्ड एनर्जी कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, यहां पर हमारे जो मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी, वो पहुंचे। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी मेट विद द यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी रिसोर्सेज जॉफरी प्याट। मकसद क्या है, जस्ट एंड ऑर्डरली एनर्जी ट्रांजिशन। दो तीन चीजें हैं, कहीं ना कहीं यूएस ये चाहता है कि इंडिया जो रशिया पर जो डिपेंडेंसी है पिछले लगभग 2.5 सालों में जो हमारी बढ़ी है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, वो इंडिया धीरे धीरे कम करे। रशिया को कहीं ना कहीं बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज और अमेरिका ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहता है कि हम जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं बाय बाइंग द रशियन ऑयल। तो इस नरेटिव को इंडिया बहुत बार काउंटर कर चुका है। द आइडिया हेयर इज कि इंडिया भी चाहता है कि हम अपनी, देखो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो सिक्योरिटी में एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम 85% ऑफ द क्रूड ऑयल इज स्टिल इंपोर्टिंग। ठीक है, ये इंडिया के लिए एक बहुत वीक पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि आपको अगर क्रूड ऑयल मिलना बंद हो गया, ठीक है, वही जो पेट्रोल शायद 100 रुपए का है, वो शायद हो सकता है 200 रुपए का भी हो जाए, 300 रुपए का भी हो जाए।
और अगर वो हो गया तो वो हाहाकार मच जाएगा और एक सिविल अनरेस्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, सो यू हैव टू डिपेंड ऑन लॉट ऑफ कंट्रीज फॉर, बट इवेंचुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं, हम इंडिया में ही एनर्जी को क्रिएट कर पाते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि वो जो पैसा हम बाहर जा रहा है वो इंडिया में ही रहेगा, किसानों को मिलेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मिलेगा और इंडिया की ग्रोथ होगी। ठीक है, चलिए। So India's proactive role in mitigating global energy crisis noted that India's energy demand is projected to grow by about 3% annually until 2040 and potentially doubled by 2050। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड है लगातार वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये उन्होंने एम्फेसाइज किया कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है, लो कार्बन सॉल्यूशंस को लेकर आना है। इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जिसमें हमने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑलरेडी अचीव कर ली है, 20% का टारगेट हमने 2025 तक रखा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका नेपाल सेलिब्रेट्स 9th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 9th एनिवर्सरी थी। बहुत सालों से नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा था, फाइनली जाकर जो है कह लीजिए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है वहां की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, खासकर एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल था, एक तरफ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। सो नेपाल सेलिब्रेट्स इट्स 9th कॉन्स्टिट्यूशन डे विद अ स्पेशल सेरेमनी एट आर्मी पेविलियन in Kathmandu. Current constitution declared on September 20, 2015 reflects nearly 7 decades of people's struggle to establish their own supreme law. ठीक है जी, तो यहां पर 12 पॉइंट का एग्रीमेंट है बिटवीन माओइस्ट पार्टी एंड द प्रो पार्लियामेंट्री अलायंस, जो कि 10 साल की सिविल वॉर को खत्म करता है। ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड होता है और एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी न्यूज। चलिए नेक्स्ट है हरियाणा ओवरटेक्स पंजाब इन जीडीपी, वेस्ट बंगाल्स डिकेड्स लॉन्ग इकोनॉमिक डिक्लाइन। ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है और बहुत सारी चीजें बता रहा है ये मतलब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे और ये आप शेयर भी करना बाकी लोगों के साथ भी, इस न्यूज को शेयर करना या इसका एनालिसिस शेयर करना, क्योंकि एज ए कंट्री दो चीजें हैं, एक तो स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उससे स्टेट्स ग्रो करती हैं, स्टेट्स ग्रो करेंगी तो देश ग्रो करेगा। बट एक पॉइंट और है इसमें कि कौन सी स्टेट्स ने पिछले कुछ दशकों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ ने नहीं किया है, उसको देखते हैं। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। ये क्या कह रहा है 218%? ये कह रहा है कि 1960-61 में अगर इंडिया की जो एवरेज इनकम है वो अगर 100 रुपया थी तो दिल्ली की एवरेज इनकम थी 218 रुपए, जो कि आज अगर इंडिया की एवरेज इनकम 100 रुपया है तो आज दिल्ली की जो एवरेज इनकम है वो 250 रुपया है। मतलब दिल्ली में एवरेज इनकम लोगों की ज्यादा है कंपैरेटिवली। ओके, फेयर इनफ। तेलंगाना था ही नहीं, तेलंगाना की आज के समय पर कितनी है 193, मतलब 93% मोर देन द नेशनल एवरेज। कर्नाटका which was 4% less in 1960-61, now it is 80% more thanks to बेंगलुरु। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, आईटी हब ऑफ इंडिया। हरियाणा, अब हरियाणा जो कि कह लीजिए पंजाब से अलग हुआ, ठीक है, उस समय पर अभी अलग नहीं हुआ था, बट द आइडिया हियर इज कि हरियाणा जो है वो आपका 176%, ठीक है, तो मतलब जो 106% था वो अब, या कह लीजिए 6% ज्यादा था नेशनल एवरेज से, अब वो 76% ज्यादा हो चुका है। तमिलनाडु जो 9% ज्यादा था वो 71% हो चुका है। बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं बहुत दशकों से, मतलब वो अच्छा की बजाय वो रिवर्स गियर में चल रही हैं, वो भी देखते हैं। अब देखो 5 सदर्न स्टेट्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु की जो जीडीपी है दैट इज 30% ऑफ द इंडिया जीडीपी, और इनकी पॉपुलेशन इज नॉट एट ऑल 30%। ठीक है, तो सदर्न इंडिया इज 5 states of southern India is having the 30% of India's GDP. ठीक है जी, so this marks a substantial rise from 1991 when their per capita income was below the national average. ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो हम सदर्न स्टेट्स में देखते हैं, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, ठीक है, ये रीजन्स ने काफी डेवलप किया है। सो इन कॉन्ट्रास्ट वेस्ट बंगाल, इट इज द मोस्ट लेगार्ड स्टेट शुड से,
वेस्ट बंगाल जो कि किसी समय पर टॉप जीडीपी कंट्रीब्यूटर था 10.5%, मतलब पूरी इंडिया की जीडीपी का 1/10 कहां से आता था, वेस्ट बंगाल से आता था। ठीक है, अब वो कितना हो चुका है, 5.6%। ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, वो बढ़ता जा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई 10.5% से 5.6, ठीक है 5% ही तो कम हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी कितनी ग्रो हो चुकी है आप सोचिए। ठीक है, 1960 में कहां थी और 2023 24 में कहां है। ठीक है, उसका सिर्फ 5% है आप, और आपके पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे और कम हो जाएगी प्रोबेबली। इट्स पर कैपिटा इनकम हैज फॉल, हाँ ये देखिए, पर कैपिटा इनकम हैज फॉलन फ्रॉम 127%, मतलब जो नेशनल एवरेज से ज्यादा थी 27%, वो कम होकर 17% नेशनल एवरेज से कम हो गए, नेशनल एवरेज से भी कम है। ठीक है, तो ये है वेस्ट बंगाल के बारे में हमने चर्चा करी। और जो है पंजाब हरियाणा, पंजाब की जो ग्रोथ है 60s और 70s में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत अच्छी थी, वो 1991 के बाद प्रैक्टिकली स्टॉप हो गई है। ठीक है, प्रैक्टिकली स्टॉप हो गई है। वाइल, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंसिंग अ फ्लैटनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हरियाणा हैज सीन अ शार्प राइज इन देयर पर कैपिटा इनकम। महाराष्ट्र रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी, इट्स शेयर हैज डिक्लाइंड इन द रीसेंट ईयर्स। सो अगर आप देखेंगे, द रिपोर्ट हाईलाइट्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पूरा स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। दो उड़ीसा फिर भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, बट उत्तर प्रदेश और बिहार, अगेन उत्तर प्रदेश में भी कह सकते हैं कि रिसेंट कुछ ईयर्स में इंप्रूवमेंट कहा जा रहा है कि देखी गई है, बट ओवरऑल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जो ग्रोथ का जो नंबर है वो बहुत कम है। ठीक है, द सबसे लीस्ट में आता है आपका बिहार। ठीक है, सो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। और कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को जो रोक रहा है वो ये है। और इसमें एक अगर सिल्वर लाइनिंग देखें, अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें, इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यूपी एंड बिहार अगर हम टोटल पॉपुलेशन को मिलाएं पूरे भारत में, तो एक बहुत बड़ा चंक है पॉपुलेशन का। Obviously it is around 20, I think 24-25%, around 1/4 of India's population। और इसको अगर इंप्रूव किया जाए तो इंडिया ग्रोथ रेट कुड बी नेक्स्ट लेवल। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ हमें 2047 तक डेवलप बनना है, तो दिस इज द एरिया टू वर्क अपॉन। इंडिया सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030-2031। तो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030-2031, जिसमें एनुअल ग्रोथ रेट जो है 6.7% है। दो लास्ट ईयर जो है हमारी जो ग्रोथ रेट है, सब एस्टिमेट्स कह रहे थे 7.3% रहेगी, हमारी 8.2% रही। ठीक है, और यहां पर हाउएवर इन द वर्ल्ड बैंक S&P's ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, 3 इंडियन पोर्ट्स ही इसमें आते हैं। मतलब कुल मिला के इन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर अभी भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एट द वर्ल्ड लेवल। ठीक है, आपका जो एक्सपोर्ट है उसका 90% जो है वो शिप्स के थ्रू जाता है, बट आपके पोर्ट्स अभी भी ग्लोबल लेवल पर कंपीट नहीं करते हैं। जैसे कि जो प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस देखता है, दैट इज रैंक 27th। और गवर्नमेंट ओन्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो 96th है, हाईलाइटिंग द परफॉर्मेंस गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पोर्ट्स। एक तो पब्लिक और प्राइवेट पोर्ट की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क है, दूसरा ओवरऑल इंडिया के पोर्ट्स काफी पीछे हैं। ठीक है, तो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट हमारा डिफेंस न्यूज। चलिए, ईरान लॉन्चेस सेकेंड सैटेलाइट दिस ईयर। सो ईरान ने अपनी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की है, दैट इज चामरान-1 रिसर्च सैटेलाइट इनटू 550 किलोमीटर ऑर्बिट यूजिंग द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कायम 100 रॉकेट। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि वेस्ट के बहुत सारे देशों ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इंटरेस्टिंग है ये भी। 60 kg सैटेलाइट विल टेस्ट ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग टेक्नोलॉजी। और ये लॉन्च जो है फॉलोज यूएस एंड यूरोपियन एक्विजिशन ऑफ ईरान के। यहां पर ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स दे रहा है रशिया को, जिसको ईरान डिनाई करता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ईरान लॉन्च द सराया सैटेलाइट इनटू 750 किलोमीटर ऑर्बिट, जो कि हाईएस्ट बाय द कंट्री है। नेक्स्ट आपका विनेत्रा कमीशन एट आईएनएस तोहाना इन विशाखापट्टनम।
सतवाहना रूलर्स, कौन से थे सतवाहना रूलर्स, कहां पर थे ये सतवाहना रूलर्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे, बट द आइडिया इज के वो सर्च करना, इंक्विजिटिवनेस होना, सतवाहना कौन थे, कहां पर थे, ब्रॉडली एक दो लाइंस, ठीक है। चलो, so state of the art submarine escape training facility named Vinitra was commissioned at INS Satvahana in Visakhapatnam. अब ये जो फैसिलिटी है डिजाइन टू एनहांस द एस्केप कैपेबिलिटीज ऑफ क्रू मेंबर्स, ठीक है, एस्केप कैपेबिलिटीज ऑफ क्रू मेंबर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस्ड कल्वरी क्लास सबमरीन्स। मतलब अगर पनडुब्बी जो है डूब रही है, ठीक है, और उस केस में कैसे जो है रेस्क्यू किया जाएगा, ठीक है, कैसे एस्केप किया जाएगा वहां से, उसको लेकर है। तो फैसिलिटी डेवलप्ड बाय L&T डिफेंस, टर्नकी प्रोजेक्ट, फीचर्स 5 मीटर एस्केप टावर इंटीग्रेटेड विद द डाइविंग बेसिन, ठीक है। तो यहां पर जो है एक कह लीजिए एक बेसिन तैयार किया गया है, ठीक है, 5 मीटर एस्केप टावर विद द डाइविंग बेसिन, इन लाइन विद इंडियाज आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव। कैलवरी जो सबमरीन है उसमें एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है इंडिजीनियसली डिजाइन की गई है, डेवलप की गई है, और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार का एक पुश है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमें इंडिपेंडेंट बनना है। और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो रिसेंटली हमने इजराइल के द्वारा लेबनान में हमला देखा, ठीक है, वो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज आकिया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन चेन्नई। तो यहां पर जो है आकिया एक्सरसाइज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी सदर्न कमांड। तो एक्सरसाइज 2 दिन की एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज आकिया, कहां पर, चेन्नई में। अगेन मकसद क्या है कि इंडियन आर्मी और जो भी हमारी डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, एनडीआरएफ है, उसको, उनके एफर्ट्स को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। So integrate India's disaster management efforts and involved 6 southern states: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and Puducherry. Key organizations like IMD, ठीक है, NRSC, INCOIS, CWC, मैं एक एक करके सारे बता देता हूँ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेंट्रल वाटर कमीशन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सब ने मिलकर जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। मकसद क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जैसे सुनामीज हैं, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं, इनमें क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कैसे रिस्पॉन्स रहेगा। कहते हैं ना कि लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर आप देख सकते हैं। और खासकर रिसेंटली हमने जो इंसिडेंट्स देखे, ठीक है, जैसे वायनाड में देखा, केरल में, तो ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, और उस ऐसे इंसिडेंट्स में हमारी फोर्सेस का क्या रिस्पांस रहेगा, उसको लेकर प्रिपरेशन थी ये एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज आ गया। नेक्स्ट आपका रैंक एंड इंडिसेस में इंडिया बिकम्स द 6th लार्जेस्ट मार्केट इन MSCI ACWI, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टॉप 10 वेट्स। अब ये क्या है, ये MSCI AWI, ठीक है, तो ये आपका, ये आप देख सकते हैं, इट्स अ ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स, जो कि बड़ी कंपनीज, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज अक्रॉस 23 डेवलप्ड मार्केट्स एंड 27 इमर्जिंग मार्केट्स को रैंक करता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टेबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इसमें 9000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, मतलब 9000 से ज्यादा कंपनीज के स्टॉक्स हैं, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। और ये एक बेंचमार्क है इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई ये कंट्री कैसा कर रही है, ठीक है, ओवरऑल ये कंट्री कैसा कर रही है, ये सेक्टर कैसा कर रहा है, उसको लेकर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो surpassing China with 2.35% weight as of August 2024 compared to China's 2.24%. France is narrowly ahead of India by just 3 basis point। और जो है कुछ कह लीजिए अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें चाइना इंडिया से आगे है, बट ठीक है, अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो आपका इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स है, इसमें इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ा है। मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि रिसेंटली चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, ठीक है, 4-5%। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है चाइना की ग्रोथ रेट 2 से 3% ही रह जाए, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी हो गई है। जब कोई बड़ी इकोनॉमी हो जाती है तो उसके लिए ग्रो करना उसी 8-10% पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो अपॉर्चुनिटी अब इंडिया के पास है।
नेक्स्ट आपका इंडिया अचीव्स टीयर 1 स्टेटस इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। ये अपने आप में अच्छी न्यूज है कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में। सो इंडिया हैज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स बाय अचीविंग टॉप टीयर 1 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। और इंडिया ने स्कोर किया है 98.49 आउट ऑफ 100। ये जनरली हम इंडिया का ऐसे इंटरनेशनल जब इंडेक्सेस हम देखते हैं, इंडिया का रैंक हम जनरली पीछे देखते हैं। तो ये बहुत इंकरेजिंग है कि इंडिया का जो स्कोर है 100 में से 98.49 है। जनरली इंडिया के केस में हम नहीं देखते हैं। ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन द ग्लोब, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि that they played a pivotal role in the nodal agency representing India in the global cyber security index. ठीक है जी। It assessed national efforts based on 5 pillars: legal, technical, organizational, capacity development and cooperation. ये 5 pillars पर रैंक किया गया है। The idea is कि इंडिया का जो रैंक है इसमें वो टीयर 1 स्टेटस था। केरल रिटेन्स टॉप स्पॉट इन इंडिया फूड इंडेक्स फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो केरल जो है सबसे आगे है, फर्स्ट प्लेस इन द फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सो दे वॉन द फर्स्ट प्लेस लास्ट ईयर ऑल्सो। ठीक है जी। फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन, सैंपल कलेक्शन, सैंपल टेस्टिंग, प्रोसिक्यूशन केसेस, नंबर ऑफ L accredited labs, excellence of testing labs, functioning of mobile labs, training, awareness, ये सारी चीजों में ओवरऑल केरल जो है सबसे आगे है। ठीक है, ओवरऑल उसमें रैंक में देखें। पर्सनल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमृत मोहन अपॉइंटेड एज SSB चीफ, दैट इज सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल और इंडो भूटान की सुरक्षा करता है। जो इसके पहले कह लीजिए एसएसबी के चीफ थे श्री दलजीत सिंह चौधरी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनको डीजी बनाया गया है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ठीक है, तो यहां पर अमृत मोहन 1989 बैच के ऑफिसर हैं, उड़ीसा कैडर के। ठीक है जी, इनको बनाया। इससे पहले वो स्पेशल डीजी थे सीआरपीएफ में, उनको डीजी एसएसबी बनाया गया। नेक्स्ट आपका आतिशी मार्लेना सेट टू शी हैज बिकम द यंगेस्ट एवर सीएम ऑफ दिल्ली, क्योंकि जो सीएम ऑफ दिल्ली थे उनको बेल मिली, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा चुनकर आऊंगा। ठीक है जी, लोग इलेक्शंस होंगे, फिर जो है सीएम बनेंगे। इन द मीन वाइल कह लीजिए सीनियर लीडर आतिशी मार्लेना, उनको जो है सीएम बनाया गया है। ठीक है जी, सो यंगेस्ट सीएम, और शी हैज नाउ द 17th वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया, लाइक सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी। तो उसके बाद जो है ओवरऑल इंडिया में 17th वुमेन चीफ मिनिस्टर वो बनी है, एंड यंगेस्ट इन दिल्ली एट द एज ऑफ 43। नेक्स्ट आपका मनु भाकेर अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मनु भाकेर जिन्होंने अभी जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, सो डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर मनु भाकेर एज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है जी, सो ड्यूरिंग द 4th हार्नेसिंग ऑफ द नारी शक्ति फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड बाय 0.01 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से जो है उनको मतलब गोल्ड मेडल नहीं मिला। देखो, अच्छी बात यह है कि वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड लक आप ये कह सकते हो कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल समहाउ मिसिंग बाय लाइक वेरी स्मॉल मार्जिन्स। एनीवेज, ठीक है जी, जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा wrapped up his 2024 season with a strong performance at Diamond League final in Brussels, Belgium, finishing runner-up with a throw of 87.86. अब जो ग्रेनेडा एंडरसन पीटर्स हैं, उनका था 87.87 मीटर, जस्ट थिंक ऑफ इट। ठीक है जी, 4th सेकंड प्लेस फिनिश ऑफ द सीजन, तो चौथी बार लगातार सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग द सिमिलर रिजल्ट्स एट दोहा एंड द पेरिस ओलंपिक्स आल्सो। नेक्स्ट आपका फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन नॉमिनेटेड एज इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर, तो पहली पाकिस्तानी महिला को इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर नॉमिनेट किया गया है to the ICC International Panel of Development Umpires. She started her umpiring career in 2008 with the PCB Women's Panel,
एंड शी ऑफिशिएटेड द 2022 एशिया कप, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इन्हीं की बेटी जो है कायनात, शी प्लेड 40 इंटरनेशनल गेम्स फॉर द पाकिस्तान, दैट इंक्लूडेड 19 वनडे इंटरनेशनल एंड 21 T20s। सलीमा इम्तियाज, 17-year-old अनमोल खर्ब विंस फर्स्ट सिंगल टाइटल इन बेल्जियम। सो बैडमिंटन में अनमोल खर्ब ने अपना पहला इंटरनेशनल टाइटल जीत लिया है वुमेन सिंगल्स में बाय डिफीटिंग डेनमार्क्स एमेली स्कल्स या स्कूल्स इन द बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। सो हेलिंग फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा एंड शी इज द पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, ठीक है जी, दैट वॉन अ गोल्ड इन 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। शी इज करेंटली रैंक्ड 222 इन द वर्ल्ड। इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो हॉकी टीम के लिए अच्छा चल रहा है, अभी ब्रॉन्ज जीत के आए हैं, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में, अब जो है यहां पर एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। सो अगेंस्ट द चाइना 1-0 इन द फाइनल समिट क्लैश, ठीक है जी। सो हाई फ्लाइंग इंडियन मेंस हॉकी टीम स्कोर 26 गोल्स इन 7 गेम्स in the Hero Asian Championship Trophy. With the 5 titles, India has won the most Asian Men's Hockey Championship Trophy. पाकिस्तान सेकंड स्पॉट पे है विद 3 टाइटल्स और इंडिया ने सबसे ज्यादा 5 टाइटल्स जीते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हरमनप्रीत सिंह, ठीक है जी, 7 पेनल्टी कॉर्नर टोटल दिस, ठीक है। ओवरऑल अगर आप रिसेंटली इसमें नंबर्स को देखें तो ठीक है, लास्ट ईयर भी इंडिया विनर था, ठीक है, उससे पहले 2016 में और 23 में 24 में इंडिया जो है विनर रहा है। नेक्स्ट आपका ग्लासगो टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि किसी समय पर ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थी, उनकी सबकी ये गेम्स होती हैं। अगर आपको याद हो, वेरी फेमस 2010 में इंडिया में हुई थी, दिल्ली में हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको लेकर बहुत करप्शन के एलिगेशंस भी लगे थे। सुरेश कलमाडी, मतलब उन पे बहुत बड़े करप्शन थे ही, वो जेल भी गए, ठीक है, वेंट टू जेल ऑल्सो। एनीवेज, ग्लासगो स्कॉटलैंड की कैपिटल, यहां पर ये गेम्स होने जा रही हैं। ये पिछले बार भी स्कॉटलैंड में हुई थी, तो ये दोबारा से स्कॉटलैंड में हुई है। एक्चुअली ये गेम्स होस्ट करनी थी किसको, ऑस्ट्रेलिया में, जो कह रहे विक्टोरिया ने, मतलब सिटी है विक्टोरिया ने, बट उन्होंने मना कर दिया कि हमारे लिए बड़ा महंगा सौदा पड़ रहा है, मतलब हम नहीं करा पाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो इन लेस देन 2 years ग्लासगो विल वंस अगेन वेलकम एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज इट होस्ट 2026 Commonwealth Games. Commonwealth Games Federation asked SETI to step in and host after the state of Victoria in Australia. State of Victoria जो है वो उन्होंने मना कर दिया, pulled out. So they abruptly withdrew, ठीक है, in July 2023, blaming the escalating cost. So it's a quadrennial, मतलब 4 साल में एक बार ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है एंड largely made up of territories from the former British Empire. 1930 में शुरू हुआ था, तब इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और हर 4 साल में होता था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर नहीं हुई ये गेम्स। 1978 में जाकर जो है तो वर्ड ब्रिटिश जो है हटाया गया और वॉज ड्रॉप्ड एंड इट हैज नाउ कॉल्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, अब इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मैग्नस कार्लसन जूडिथ पॉल्गर फेलिसिटेटेड एट FIDE 100 अवार्ड्स। तो यहां पर मैग्नस कार्लसन बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं, ठीक है, जूडिथ पॉल्गर बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स एट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 100 अवार्ड सेरेमनी इन हंगरी। सो रैंक्ड नंबर 1, इज अ पार्ट ऑफ नॉर्वे टीम। पॉल्गर जो है अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव चेस इन 2014, ठीक है, तो ये जो है अवार्ड इनको दिया गया है। जसप्रीत बुमराह जो है एलीट क्लब ज्वाइन कर चुके हैं, 400 इंटरनेशनल विकेट्स, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको 10th इंडियन बॉलर हो गए हैं जिनको ओवरऑल अभी तक 400 विकेट्स मिली हैं। तो इनकी जो 400 विकेट्स हैं, 163 विकेट्स इन 37 टेस्ट, 149 इन 89 ODIs और 89 विकेट्स इन 70 2020 टू हिज नेम्स। तो ये 400 इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाले जो है 10वें गेंदबाज अभी तक इंडिया के हो गए हैं। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, कैबिनेट गेव अप्रूवल फॉर द चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 3 में हम सक्सेसफुली चांद के, मून के साउथ पोल पे लैंड कर गए थे। अब जो है चंद्रयान 4 मिशन
आ गया है. So approved 4 major ISRO space projects allocating over 22,000 crore. This include Chandrayaan-4 lunar mission set for 2027 to retrieve lunar surface samples. Venus orbit mission, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. ठीक है, चंद्रयान 4 जो है वो बिल्ड होगा चंद्रयान 3 की सक्सेस पे, फोकसिंग ल्यूनर डॉकिंग, प्रिसीजन लैंडिंग, सैंपल कलेक्शन, सेफ रिटर्न टू अर्थ. ठीक है, तो ये है आपका चंद्रयान 4 अल्टीमेटली क्या करने वाला है, प्रिसीजन लैंडिंग करेगा, सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और धरती पर वापस आएगा. नासा इज सेट टू लॉन्च द यूरोपा क्लिपर मिशन. बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोपा किसका, लो, यूरोपा, गैनीमीड, कलिस्टो, ये किसके मून्स हैं या किसकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, किसके उपग्रह हैं, दैट इज जुपिटर. ठीक है जी, जुपिटर. सो नासा इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द यूरोपा क्लिपर मिशन डेडिकेटेड टू एक्सप्लोरिंग द जुपिटर्स आईसी मून, दैट इज यूरोपा. स्पेसक्राफ्ट विल ऑर्बिट जुपिटर टू इन्वेस्टिगेट वेदर यूरोपा विद इट्स सस्पेक्टेड ओशियन बीनीथ एन आईसी क्रस्ट. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर ऐसा हुआ कि आईसी क्रस्ट के नीचे कहा जा रहा है कि ओशियन है, तो ये हैबिटेबल हो सकता है फ्यूचर में. ठीक है जी. सो दिस इज नासा फर्स्ट मिशन फोकस ऑन स्टडिंग ओशन वर्ल्ड बियॉन्ड अर्थ एंड लार्जेस्ट प्लेनेटरी मिशन स्पेसक्राफ्ट एवर डेवलप्ड बाय नासा. सो स्पेसक्राफ्ट हैज लार्ज सोलर एरेज टू कलेक्ट इनफ लाइट फॉर इट्स पावर नीड्स, जो कि जुपिटर सिस्टम में होगा. ठीक है, सोलर सिस्टम को भी ये यूज करेगा. स्पेसक्राफ्ट हैज लार्ज सोलर एरेज. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स. पहला है आपका 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है जी, उनका जन्म दिवस होता है. ठीक है, बॉर्न इन 1861, सर विश्वेश्वरैया वॉज एमिनेंट इंजीनियर, स्कॉलर एंड स्टेट्समैन. उनको फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है. ठीक है जी, कर्नाटका में उनका जन्म होता है. ठीक है, ही इज सेलिब्रेटेड फॉर डिजाइनिंग द कृष्ण राज सागर डैम इन मैसूरू. इसके अलावा फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर हैदराबाद. ही आल्सो प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील. उसके अलावा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1955, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. इसके अलावा उनके जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है. नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ओजोन डे 2024, 16 सितंबर, क्योंकि इसी दिन 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक्सेप्ट किया गया था. ठीक है, वो साइन किया गया था. मार्क द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक पता लगा था, देखो अर्ली 1980s में ये पता लगा कि दुनिया में अंटार्कटिका की साइड में जो है ओजोन होल होना शुरू हो गया है. ओजोन होल, ओजोन होल का लिटरल मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली होल हो गया. ओजोन बेसिकली कहां पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में. दैट इज द, जिस लेयर में हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं, दैट इज ट्रोपोस्फियर. इसके ऊपर वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर में, वो दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की लेयर जो है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है. सो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज व्हाट वी कॉल द ओजोन होल. तो अब इससे दिक्कत क्या है, ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब करता है और उसको धरती पे आने से बचाता है. उससे क्या होगा, उससे हमें स्किन कैंसर, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे जानवरों को, पेड़ पौधों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है जो सन से यूवी रेज आती हैं. यूवी रेज में भी यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी. ठीक है, 3 टाइप्स हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. ठीक है, द आइडिया इज कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उनसे हमें बचाता है. ठीक है, और जब दुनिया भर में ये पता लगा तो ये पहली ट्रीटी है, दुनिया की पहली ट्रीटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को लेकर, जो यूनिवर्सली रेटिफाई की गई. मतलब दुनिया के हर एक देश ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसमें कहा गया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस करेंगे. मतलब उसकी जगह हम क्या लेके आएंगे, मतलब इसको हम बैन कर देंगे, खत्म कर देंगे इवेंचुअली, और उसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लाए गए. बट इसमें भी दिक्कत निकली. बाद में रिसर्च ये कहा कि भाई ठीक है, ये जो है ओजोन डिप्लीशन नहीं कर रहे, बट दिस इज अ वेरी हाई, दिस हैज अ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है. अगर आप विजेवी इसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में देखो तो बहुत ज्यादा है. तो वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके. तो अब कहा जा रहा है कि अब इसको भी हम कम करेंगे.
ये कहां पर डिसाइड हुआ? किगाली में, ठीक है, किगाली, रवांडा। तो उसको अब हम कहते हैं किगाली अमेंडमेंट, ठीक है, किगाली अमेंडमेंट, जिसमें कहा जा रहा है कि 2040 तक 3 कैटेगरी ऑफ देश बनाए गए, डेवलप्ड कंट्रीज, इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उनके लिए अलग अलग टारगेट्स रखे गए कि हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स को आपको रिप्लेस करना है। तो अब जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी रिप्लेस किया जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें यूज होता है। तो इस 16 सितंबर का दिन काफी हिस्टोरिक माना जाता है। सो यूनाइटेड नेशंस, सो थीम फॉर वर्ल्ड ओजोन डे इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस अंडरस्कोरिंग इट्स क्रूशियल रोल इन ओजोन प्रोटेक्शन एंड ब्रॉडर क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को धीरे धीरे खत्म किया गया और देखा गया कि ओजोन लेयर जो है वो आपकी अब जो है फर्दर डिप्लीट नहीं हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव एक्शन है जो दुनिया भर ने लिया। और ये किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। सो 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज डाउन करने की बात की गई। सॉरी। 8 इंडिया वाटर वीक 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नाम से क्लियर है, वाटर वीक, ठीक है जी। और 17 टू 20 सितंबर फोर्थ डे इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज इवेंट फीचरिंग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वाज फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज्ड इन 2012। और हर साल जो है बाई एनुअली, मतलब साल में 2 बार, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये ऑर्गेनाइज किया। इंटरनेशनल वॉश का फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। और इसका मकसद क्या है? ठीक है, इसमें 40 थीमेटिक सेशंस थे, 180 एक्सपर्ट प्रेजेंटेशंस थी, जिसका मकसद था कि दुनिया भर में पानी को एज अ रिसोर्स कैसे सेव किया जाए, ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशंस क्या है, वाटर डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजीज, कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे लाया जाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू रूरल ड्रिंकिंग वाटर। और इसमें इंडिया के जो स्वच्छ सुजल गांव, जो कह लीजिए सुजल मतलब अच्छा पानी, स्वच्छ साफ पानी जो है गांव तक जो पहुंचाया गया, जो प्रोग्राम लाया गया है, अ मॉडल विलेज रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कंप्रिहेंसिव अप्रोच टू स्ट्रेंथन वॉश सेक्टर इन रूरल एरियाज, इसके बारे में भी जानकारी दी गई, ठीक है जी। ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये है आपके वीकली करंट अफेयर्स। देखो, वीकली करंट अफेयर्स का मकसद यही है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है एक हफ्ते की, वो एक ही सेशन में हम कवर कर लें। बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि भाई डेली न्यूज को शायद हम नहीं कवर कर पाते हैं, और ये वीकली सेशंस हमने बीच में अगस्त के महीने में हमारा डिसकंटिन्यू हुआ था बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स। जो आप लोगों के एग्जाम्स थे उस समय पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। अब हमने इसको दोबारा शुरू कर लिया है। पहले 2 वीक के हमने इसको वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियोस। इसमें मैंने एक और चीज आपको बताई है कि पूरे महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट होने के बाद 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 10th ऑफ अक्टूबर तक, सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर क्विज है वो भी हम अपलोड कर देंगे। मतलब इसमें हम 100 से 120 क्वेश्चन जो है पूरे मंथ के करंट अफेयर्स के बनाकर अच्छे क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को आपके सामने लाएंगे, और उसको पूरे मतलब आपका मंथ का करंट अफेयर उन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।